Good afternoon, everybody. So yesterday we have already done. हमने कल भी एक कंसेप्ट किया था जो आपका लिबर्टी और फ्रीडम के ऊपर आपने कल मैंने बात की थी. Today concept which we are going to do in political theory paper, that is the equality, जिसको हिंदी में समानता बोलते हैं. आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है कि समानता को लेकर एक पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर की है कि how the people are equal but they all are separately standing on the screen. If you can see my picture, all the hands they are having a hands unitedly, but after that everybody is having its own hands color and hand shape and everything. We are equal, but where is the equality standing everywhere? So there's a certain questions come in our mind, which we have to do the clarity with the concept. Another things, when we are talking about the state, lot of questions come in our mind. Who is equal? Because if I can see the Indian Constitution, right to equality is there. For equality is for everybody. But the other side of the coin of the picture, if we can say, we are finding certain problem on the basis of equality. हम समानता को लेकर बहुत सी अपनी मानसिकता से बहुत से ऐसे भ्रम में रहते हैं कि जिसके सर माय वॉइस इज इको. समान जिस तरह से अगर आप देखते हैं, मैंने कुछ चीजें आपके लिए शेयर की हैं कि स्वतंत्रता के समान ही समानता है. बल्कि जैसे व्यक्ति को प्रकृति के आधार के ऊपर स्वतंत्रता दी गई है, वैसे ही प्रकृति के आधार पर उसको समानता भी मिली है. हर व्यक्ति प्रकृति के सामने एक समान है. मगर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर प्रकृति ने हमें एक समान पैदा किया है, तो व्यक्ति में असमान भाव या असमान उसके अंदर एक व्यवहार क्यों है? Why the person is having an attitude of not equality, inequality, right? So there is a certain things, if we can see in our day routine life, certain people by born their height is big and the other height is short. Somebody is having a long hand, somebody is having a short hand. Even in your hand, you will not find all the fingers are equal. हम अपने हाथ में भी सारी की सारी उंगलियां एक समान नहीं पाते हैं. मगर उसके बावजूद भी हमारे मन में हमेशा एक ही सवाल उठता है, क्या राज्य सबको एक समान मानता है? क्या विश्व में जो राज्यों का आपस में एक संबंध है, क्या सभी एक समान है? क्या व्यक्ति और व्यक्ति का व्यक्तित्व एक is the individual personality is equally treated by everybody? Is the person is having a equal respect in the front of everybody? If the constitution is given you the right to equality, why still the discrimination on the certain stages are there? तो आज का जो आपका कंसेप्ट है वो है समानता, जिसको मैं छोटे छोटे कंसेप्ट्स को, जिसको आगे अलग अलग तरीके से ऐतिहासिक आधार पर किस तरह समानता की बात आई, कैसे कैसे कितनी तरह की समानताएं हैं और वो भिन्न भिन्न समानताओं के अंदर क्या अंतर है और क्या सामान्य है, और उसके ऊपर कैसे विचारकों ने अपने विचार प्रकट किए. हाउ द thinkers has given their viewpoint on the equality. This we are going to discuss in today's lecture. I hope so that my voice and the screen is cordial for everybody. आगे वो क्या कहता है, अगर हम आगे चलते हैं कि 1776 के अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में समानता को इन शब्दों में महत्व प्रदान दिया. इफ यू कैन सी द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, जिसमें उनके अमेरिकन रेवोल्यूशन जो सारा रहा है आजादी के लिए, उसके अंदर जब 1976 में 1776 में सॉरी नॉट 1776 में, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे पहला जो सवाल ये उठा था कि सभी को एक समान राज्य में समान अधिकार, समान
समानता का अधिकार, समानता का स्तर मिलना चाहिए। और इसी के लिए उनकी एक बहुत बड़ी, इस चीज के लिए उनकी लड़ाई थी, वैचारिक लड़ाई थी, जिसको उन्होंने जीता और आगे उस चीज को वो लेके आए। सभी लोग जन्म से समान हैं। By naturally we all born equally. If we can see the biological structures of the born of the child, there's no discrimination. The nature has not done any discrimination. कोई भी व्यक्ति का असामान्य ढंग से जन्म नहीं होता है। ये हमारे को बायोलॉजी भी बताती है, साइंस भी हमें समझाती है। इसके साथ ही 1789 की फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली में ये स्वीकार किया गया कि मर्यादा एवं अधिकारों में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र और समान। मतलब दुनिया के अंदर अब सिर्फ एक ही चीज की जो बात थी, वो थी इंडिविजुअल राइट एंड फ्रीडम, कि हर व्यक्ति राज्य में, अब राज्य की एक प्रक्रिया की स्थापना हो चुकी थी और उस राज्य के अंदर हर व्यक्ति अपने अधिकारों में सबसे पहली बात समानता की बात, जीवन जीने के अधिकार, इन सब चीजों को लेकर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। द पर्सन शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, नॉट द पर्सन इज गोइंग टू बिहेव द वेरी ब्रूटली नेगेटिवली टू ईच। डिस्क्रिमिनेशन जिसको वर्ड बोलते हैं, वो कहते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ असामान्य भाव से उसका साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा। समकालीन राजनीतिक विचारों में रॉल्स ने इस समानता के विचार को, समकालीन मीन कंटेम्पररी टाइम, if we can see the contemporary time, so many thinkers, they have given their viewpoint on the different aspects, and the Rawls is one of the person who has given a beautifully, he defined the justice, he defined the equality, and here he is saying in his concept कि समानता के विचार को अपने न्याय के सिद्धांत में उच्च स्थान देकर एक नई व्यवस्था की है, जिसमें न केवल सबको समान अवसर की उचित समानता प्राप्त होगी, बल्कि समाज में व्यापक सामाजिक और आर्थिक समानता का न्याय उचित आधार सबसे कमजोर व्यक्ति की अवस्था में अधिकतम लाभ से निर्धारित किया जाएगा। आप इसको लिखना चाहते हैं तो रॉल्स का कहना लिख सकते हैं कि रॉल्स कहते हैं कि समानता न्याय, हाँ, सभी व्यक्ति को राज्य में एक समान अधिकार, एक समान अवसर दिया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक असमानता के ऊपर भी जो अन्याय भाव व्यक्ति के साथ होता है, उसके ऊपर भी विचार राज्य को बहुत ही गहरे ढंग से करना चाहिए। अब वो आगे कहता है कि जिस तरह से रॉल्स ने अपनी बातचीत की, उसी तरह से कंटेम्पररी टाइम में आज के संदर्भ में बार्कर का ये कथन था कि जिसमें उन्होंने माना कि समानता एक बहुरूपिया विचार है, ये बड़ी आसानी से अपना स्वरूप बदल कर नया रूप धारण कर लेता है। अगर हम समानता के शब्द को देखें तो ये हमेशा अपने आप में एक नया चेहरा, जहां नया कपड़ा पहन लेता है, स्थिति के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वो अपना एक नया रूप धारण करता है। आगे कहना है, समानता का विचार इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि सभी लोग चरित्र और बुद्धि की प्राकृतिक देन में बहुत मिलते जुलते हैं। कहने का भाव यहाँ पे बार्कर का ये है कि प्राकृतिक आधार पर हर व्यक्ति को प्रकृति ने एक समान तरीके से ही जन्म दिया है और उसको उसका व्यक्तित्व भी एक समान दिया है, मगर समय के अनुसार जैसे जैसे वो अपनी परिस्थितियों से जूझता है, उसके व्यक्तित्व में अंतर आता है और वो अपनी बुद्धि का विकास, उसको बुद्धि भी वो एक समान देता है। अगर हम साइंटिफिकली, अगर किसी भी साइंस न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं, तो वो अगर किसी भी व्यक्ति के दिमाग का अगर वो खोल के दिखाता तो सभी के दिमाग की एक जैसी ही शेप है, कहीं पर भी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है। मगर जैसे जैसे जो व्यक्ति की परिस्थितियां आती हैं, वो परिस्थितियों के अनुसार
उन परिस्थितियों से गुजरता है, वैसे वैसे उसका इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड, उसकी इंटेलिजेंस, ये सब चीजों में उसमें अंतर आना शुरू होता है। मगर प्रकृति सबको एक समान ही बुद्धि देती है। दूसरी ओर ये बात पर ये बल देता है कि व्यक्तिगत रूप में अपनी क्षमता तथा चरित्र में, कैरेक्टर में बहुत भिन्न है, जबकि मानव के रूप में वे विचार एवं सम्मान के समान रूप में अधिकार है। अब देखिए यहां पर भी बारकर बड़ी स्पष्टता से वो कहता है कि इस बात पर बल है कि व्यक्तित्व रूप में अपनी क्षमता, एवरी पर्सन इज हैविंग इट्स ओन कैपेसिटी। मेरी अपनी कैपेसिटी है, एज अ स्टूडेंट आपकी अपनी कैपेसिटी है, हर व्यक्ति की कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब ये नहीं है कि हम उसको बढ़ा घटा नहीं सकते, ये आप पर निर्भर करता है। जितनी किताबें पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपको समझने की और भी क्षमता बढ़ेगी। आप जितने ज्यादा उसका अनुभव करेंगे जो आपने पढ़ा है, आपको और भी आपकी बुद्धि के अंदर उन चीजों का बहुत से विस्तार से आपको समझ आएगा कि हमें किस तरह से उसको अपनाना है या करना है, उसका करने का तरीका है। अगर मैं एक बहुत ही छोटे बच्चे के सामने इस सवाल को रखती हूँ कि भाई बेटा आप सम्मान हो, तो वो मेरे को, अगर वो स्कूल में जाता हुआ बच्चा है तो वो कहेगा मैडम फिर स्कूल में असेंबली में हमारी लाइन क्यों लगवाई जाती है, हमें हाइट वाइज खड़ा क्यों किया जाता है। हम तो वहां पर वो समानता को लेकर एक सवाल खड़ा करता है कि क्या वो समान है कि असमान है। अब यहाँ पर प्राकृतिक आधार के ऊपर, मगर जहां पर हम सिमेट्री की बात करते हैं, सभी बच्चों को असेंबली में एक समान ही खड़ा किया जाता है, मगर उनके शारीरिक क्षमता के आधार पर, उनकी हाइट के अकॉर्डिंगली वो उसके अंदर लाइन बनाई जाती ताकि सभी को एक समान एक दूसरे को नजर आ सके। तो समानता का एक अगर हम मूल छोटा सा अगर उदाहरण के रूप में, जहां एक आपकी रोजाना जिंदगी का जो अनुभव कहूंगी उसमें देंगे, तो इस तरह से कई बातें हमारे सामने आती हैं जो हमें हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो वक्ता हैं, वो हमें बताने की, हमें समझाने की कोशिश करते हैं। आगे वो बात ये कहते हैं, कहता है कि दार्शनिक के आधार पर मनुष्य की कुछ मूलभूत जरूरतें एक समान है, में लेकिन मनुष्य किसी भी रूप में समान नहीं है। अब यहाँ पर बहुत से आज की परिस्थितियों को लेकर हमारे सामने सवाल आते हैं कि सही में मनुष्य के सामने सभी चीजें एक समान नहीं हो सकती। मैंने आपको एक स्कूल का एग्जांपल दिया, इसी प्रकार से सामने आपके किसी भी व्यक्ति के सामने एक रास्ते पर चलना है और उसकी चलने की प्रक्रिया सबकी अलग अलग होगी। हर कोई अपनी ही स्पीड से उस सड़क के ऊपर या उस पाथ के ऊपर, उस रोड पर, उस पगडंडी पर चल पाएगा। जरूरतों से तात्पर्य सभी मनुष्यों को हवा, पानी, भोजन आदि की आवश्यकता होती है। अब एक बच्चे को कितनी हवा चाहिए, एक नौजवान को कितनी हवा, पानी और भोजन चाहिए, और एक जो आपके पेरेंट्स के एज ग्रुप के उनको कितनी हवा, पानी, भोजन चाहिए, और एक आपके घर में दादा दादी है उनको कितनी, और एक जो मजदूर है उसको कितना भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता है। यह हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, शरीर के अनुसार पर, उसके कार्य करने के आधार पर, उसकी अपनी प्रक्रिया के आधार पर। लेकिन ये सब मनुष्य की समानता पर आधार नहीं बन सकती, क्योंकि इनको प्राप्त करने की क्षमता समाज में असमानता स्थापित करती है। अतः जरूरत एक जैसी होने पर भी ये जरूरी नहीं है कि सबकी क्षमता एक जैसी हो, और यहीं से असमानता की जरूरत होती है, और असमानता को एक अधिकार रूप में, ना कि एक तथ्य के रूप में माना जाता है। देखिए ये जो आपके मन में सवाल जो उमड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कथन को, आर्टिकल को लिखने वाला जहां भी व्यक्ति ये कहने को आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो परिस्थितियों के अनुसार है
जरूरत एक जैसी होने पर भी ये जरूरी नहीं है कि सबकी क्षमता एक जैसी हो। जैसे एट प्रेजेंट यू ऑल आर स्टेइंग एट होम, आप सब घर में बैठे हो, कोरोना वायरस के कारण हम सब घर में बैठे हैं, मगर हर सबकी क्षमता चीजों को खरीदने की, घर में खाना बनाने की, करने की सबकी अलग है। यहाँ पर समानता के भाव को लेकर हमारे अंदर बहुत से शोषण उत्पन्न होते हैं और हम उससे हर रोज जूझते हैं। और इसी में आज का जो आपका लेक्चर है वो आपको सहायता करेगा कि आप उस शोषण से थोड़ा बाहर आ पाए। आज जिस समानता की बात हम करते हैं उसमें यह भी समाहित है कि हम अपने समाज में स्थापित सामाजिक समानता को समापित करके एक समान अधिकारवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। अब ये दुनिया भर में जो सामाजिक असमानता है वो बहुत बड़ा ऐसा रूप धारण कर चुकी है कि हमें उसके उपाय निकालने के लिए बहुत से विवाद और बहुत सी विचारक और बहुत से राज्यों की सरकारें इस पे काम कर रही है। कहीं पर धर्म के आधार पर है, हर धर्म अपने आप को उच्च बताना चाहता है। कोई आर्थिकता के आधार पर है, वो अपने आप को देश, समाज, व्यक्ति अपने आप को ऊंचा करना बताना चाहता है, जिससे कि असजन व्यक्ति के अंदर असमानता का भाव उत्पन्न होता है। वो ये कहता है काहे की समानता। विज्ञान के बहुत से विचारक जैसे अरस्तु वर्णी के सामाजिक समानता के विरोध में तर्क पाए जाते हैं। मैंने कल के लेक्चर में अरस्तु के बारे में, प्लेटो के बारे में, सोक्रेट्स के बारे में बात की थी। जब ये राजनीतिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं उस समय एक राजा के शासन के विश्वसनीय व्यक्ति इस राजनीतिक विचारधारा को लोगों तक लेके जाते हैं जो राजा के हित की बातें करते हैं कि आम जनता जिसमें मजदूर वर्ग हैं, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें बूढ़े हैं, जिसमें महिलाएं हैं, इन सभी को नागरिकता तक का अधिकार जहां राज्य का एक सदस्य भी माना नहीं जाता था। अब तब सामाजिक असमानता का भाव बहुत ज्यादा आप बुलंदियों पर कह सकते हैं। ये असमानता को प्रकृति की देन बताते हैं। इनका मतलब वो कहता है कि हर व्यक्ति प्रकृति के आधार पर ही समान है। अगर वो गरीब पैदा हुआ तो उसको प्रकृति ने गरीब पैदा किया, अगर कोई अमीर पैदा हुआ तो उसको प्रकृति ने। मगर लोकतंत्र के अंदर इस चीज का, भारतीय लोकतंत्र के अंदर कह लीजिए, या दुनिया के लोकतंत्र के अंदर कह लीजिए, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा का बनना, जहां भारत के अंदर एट प्रेजेंट जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी का बनना, ये अगर हम देखा जाए तो प्रकृति के आधार पर सबका जन्म एक समान हुआ था। ये अपनी क्षमता के आधार पर हर व्यक्ति अपने आप को समानता की कसौटी पर लेकर आता है। आगे इसका मत है कि प्रकृति ने सब वस्तुओं को समान बनाया, जैसे धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, पहाड़, घाटियां, नदियां, समुद्र, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, गोरा और काला आदि, ये एक दूसरे के असमान पाए जाते हैं। अब ये यहाँ पर तर्क की बात आ जाती है। धरती और जहां पर हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, हम किसी को भी एक समान, हर किसी का अपना कार्य करने का तरीका है। पृथ्वी अपना कार्य कर रही है, आकाश अपना कार्य कर रहा है, सूर्य का अपना काम है, चंद्रमा का अपना आकार है, सितारों उनका अपना कार्य है और आकार है, पहाड़ अपने आकार से बने हुए हैं। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ चुके, हमने भूगोल के अंदर बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा है जिसपे हम किसी भी चीज को एक समान से, मगर पृथ्वी के अंदर ये इन सभी की एक समान जरूरत जरूर है, इसलिए हम इसको समानता के आधार पर आंक सकते हैं। आगे जो आता है आपका, आज के युग में विज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके मानव ने प्रकृति के समानता को भी अपने कब्जे में करने का प्रयास जारी रखा हुआ है।
वो आज आजकल आप देखते हैं कि with the technology every person wants to become a equal in front of, क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर का प्रयोग कर रही हूँ, मैं लैपटॉप पर हूँ, तो आप भी लैपटॉप या मोबाइल पर, तो तकनीकी आधार पर हम सब एक समान हैं। असमानता के दो रूप। रूसो आमतौर पर सामाजिक समानता के पक्षधर रहे हैं, लेकिन पूर्ण समानता के नहीं। मतलब कि रूसो ने अपनी स्वेच्छा के सिद्धांत के अंदर काफी चीजों के अंदर राज्य के अंदर व्यक्ति की समानता की बात की, उसके समान भाव की बात की है, मगर कहीं ना कहीं फिर भी उसके भावों में कहीं ना कहीं असमानता को लेकर आपको उलझन प्रकट होती है, जो वो बताने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं वो कहते हैं दो तरह की असमानताएं हैं, आप लिख भी सकते हैं साथ के साथ। प्रकृति का समानता, परंपरागत असमानता। अब प्रकृति के समानता के बारे में रूसो क्या कहता है? रूसो का मत है, एक युवा और वृद्ध, कहता है ये समान हो ही नहीं सकते। कमजोर और ताकतवर ये भी समान नहीं हो सकते। बुद्धिमान और मूर्ख के बीच पाए जाने वाली असमानता प्रकृति का समानता का रूप है। अगर हम इसको रूसो के अनुसार प्रकृति की समानता देखते हैं, तो हमें लगता है बिल्कुल सही तो क्या है कि एक बूढ़े और जवान में कैसे समानता हो सकती है, एक कमजोर और ताकतवर में कैसे समानता हो सकती है, बुद्धिमान और मूर्ख। चलिए इस तर्क को हम आगे अपने लेक्चर के अंदर आगे इसकी क्लैरिटी करेंगे। आपके अंदर भी कई भाव उत्पन्न हो रहे होंगे कि किस तरह से इसको हम करें आगे। वो कहता है परंपरागत असमानता, किसी समुदाय की विशेष सेवा के लिए दिया गए सम्मान से पैदा हुई असमानता कृत्रिम असमानता का रूप है। अब यहाँ पर किसी समुदाय की विशेष सेवा, अगर मैं भारतीय सेना की बात करूं, अशोक चक्र की बात करूं, कीर्तिमान चक्र की बात करूं, बहुत से ऐसे सम्मान हैं जो हमारे से भारतीय सेना में लोगों को जल सेवा, स्थल सेना, वायु सेना को दिए जाते हैं उनके कार्य के हिसाब पर, उन्होंने जो कार्य किया उसके आधार पर उनको सम्मानित किया जाता है। अब यहाँ पे परंपरा असमानता की बात आती है, जब पहले राजा अपने, चाहे बेटे में क्षमता थी या नहीं थी, उसके वंश में राज्य को चलाने की क्षमता थी कि नहीं थी, परंपरागत आधार पर उसको राजा की गद्दी सौंप दी जाती थी राजा के मरने के बाद। तो रूसो यहाँ पर कुछ इस तरह से असमानता के भावों को हमारे सामने लाना चाहते हैं। रूसो ने माना है कि सामाजिक असमानताएं किसी भी रूप में प्रकृति के समानताओं का मूर्त रूप नहीं है। ये सोचना गलत हो गया कि धनी लोग अपनी क्षमता और बुद्धिमानी के कारण दूसरों से अधिक धनी है। इसका असली कारण उद्यमय के अनैतिक तरीके हैं। वो कहता है एवरी बिजनेस पर्सन इधर स्मॉल और बिग, अगर कोई सब्जी वाला है, कोई ठेले वाला है, कोई गोलगप्पे वाला है, कोई कुलचे चने वाला, ये सब चाहे बड़े बड़े टाटा बिरला रिलायंस, ये जहां दुनिया के अंदर जितने भी जो बिजनेस है, वो कहते हैं कि सब अनैतिक आधार पर ये अपने आप में असमानता को और भी ज्यादा जन्म देते हैं। वास्तव में समानता के विचार समाज में परिवर्तन की मांग करता है। इस विषय में राज्य अपनी नीतियों और निर्णयों के आधार पर इन सामाजिक कृत्रिम असमानताओं को बदलकर समाज में एक सकारात्मक स्वतंत्रता की स्थापना कर सकता है, जिसमें अवसर की समानता का सच्चा स्वरूप निकलकर सामने आए। अब कुल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, तो उसके अंदर राइट टू इक्वालिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी का जो अधिकार है, सभी को एक समान दिया गया है। जिस प्रकार से आप सभी इस समय बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, तो हर को एक समान अधिकार पढ़ने का दिया है।
अब हर बच्चे पर निर्भर करेगा कि वो अपने पढ़ाई को किस तरह से निष्ठा से लेता है। अगर तो वो पढ़ाई को निष्ठा से करता है, बिना, वो सिर्फ चलाऊ काम नहीं करता है, तो यहाँ पर व्यक्ति के जो अवसर की समानता, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो सभी को एक समान सुनने का अवसर प्रदान किया गया है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसके ऊपर मगर बहुत से विवाद भी हैं। अवसर की समानता एक राजनीतिक आदर्श है। अब यहाँ पर नैतिकता की बात आ गई, राजनीतिक नैतिकता, जो समाज में सामाजिक स्तरीकरण, जो जाति, लिंग तथा सामाजिक स्थिति के आधार पर होने वाली समानता का विरोध करता है, जबकि असमानता का सैद्धांतिक तौर पर विरोधी नहीं करता। अब हमारे मन में फिर कुछ सवालों की शंकाएं सामने आ गई। जब राजनीतिक शब्द आता है तो राजनीति के साथ संविधान सामने आता है, राइट टू इक्वलिटी आता है। अब यहाँ पर जब इन शब्दों का प्रयोग किया गया, जाति, लिंग, तो मुझे संवैधानिक कुछ शब्द सामने आ गए कि जाति, लिंग, भाषा, बोली के आधार पर सबको एक समान माना जाएगा, मगर फिर भी समाज में असामान्य भाव कहीं ना कहीं नजर आते हैं, जहां उसको कुछ लोग अभी भी भोग रहे हैं, जो हमारे सामने समानता के सिद्धांत को तर्क के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चलिए, इसके आगे तर्क आगे रहेगा, हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में किसी न किसी प्रकार की श्रेणीबद्धता प्रत्येक समाज में उसी समाज की कम या ज्यादा इच्छा का ही परिणाम होता है। It is all depends upon society. It depends upon individual. कहता है, उदाहरण के लिए एक जाति आधारित समाज में एक बच्चे का सामाजिक स्तर उसके माता पिता के सामाजिक स्तर पर निर्धारित होता है, जिसकी मान्यता उसे समाज से मिली होती है। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बहुत महान विचारक सामने आते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर को अगर हम उनकी जीवनी को देखें, उनके विचारों को देखें, तो दोनों में बहुत अंतर नजर आता है। जीवन उन्होंने बड़ा असामान्य ढंग से उनको समाज में दिया, मगर उन्होंने जो कार्य किया वो सबके लिए एक समान किया। एक संविधान की स्थापना करनी, एक कानूनी पुस्तक का निर्माण करवाया, जिसके हम बहुत बड़े समाज में और दुनिया के अंदर उन्होंने उदाहरण दिया कि समाज के अंदर हो सकता है असामान्य भावों की बहुत त्रुटियां हैं, मगर व्यक्ति पर निर्भर करता है क्या वो अपने आप को समान समाज और राज्य के अंदर समान तरीके से भाव से ले आएगा। तो मैं यहाँ पर अम्बेडकर जी को कोट करते हुए आगे अपने विचारों को और अपने लेक्चर को लेके जाऊंगी। समाज में अवसर की समानता का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपनी ही जाति में समान अवसरों का अधिकारी है, जबकि दूसरी जाति के संदर्भ में, अब ये जाति आपका काम भी हो सकती है। लाइक अगर कोई ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक पुलिस में है तो वो उनकी जाति हम मान सकते हैं, अगर कोई पुलिस उसमें है तो हम उसकी जाति मान सकते हैं। सभी को एक समानता का, उसमें एंट्रेंस का एग्जाम है, उसके अंदर आपकी इंटरव्यू है, सभी को एक समान कार्य करने के लिए मिलता है, मगर हर व्यक्ति अपनी क्षमता से आगे बढ़ने के लिए उसको आगे प्रमोशंस मिलती है। तो जाति का यहाँ पे मतलब भारतीय आधार पर जाति मत मानिए कि हमारे यहाँ पर 4 वर्णों में इसको बांट दिया गया है, अपना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैं यहाँ पर उसको जाति नहीं मान रही, उस आधार पर मैं इसको नहीं पढ़ा रही। आगे कहते हैं, औपचारिक अवसर की समानता के विचार में इस बात की जरूरत होती है कि पद और स्थिति समाज के प्रत्येक
प्रतिभागी के लिए खुली होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आजकल जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है उसके अंदर सभी को एक समान अधिकार मिलता है कि आप कोई भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, अगर आपको एक मूल रूप आधार पर आपके पास उसकी योग्यता है आप उसको लड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में सब प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र उनकी मेरिट के आधार पर स्वीकार किए जाते हैं। और जो किसी पद पर स्थिति के लिए, जैसे अब आपने जब एसओएल में एडमिशन लिया तो आपने एक फॉर्म फिल किया था, फॉर्म के अंदर कुछ चीजें आपसे मांगी गई, आपके कुछ 12th के सर्टिफिकेट्स मांगे गए, करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया, आपका क्या कहते हैं टीसी मांगा गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगा गया। अगर आपने वो सारे पैरामीटर्स पूरे किए और आपको एडमिशन लेने के लिए उचित माना गया तो आपको उन्होंने कहा कि आप फीस भरवा दीजिए। तो सभी को अवसर एक जैसा मिला, सभी को एक समान स्थिति भी मिली। ठीक है कि वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म को देखिए, भरिए। अब जैसे क्लासेस लगाने के लिए आपको सबको एक समान अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अब जब प्रतियोगिता की बात करेंगे, जब प्रतियोगिता में भागिता की बात करेंगे, वहां पर प्रतियोगिता में भागिता तो सबको समान दी जाती है, मगर प्रतियोगी जीतेगा कौन ये व्यक्ति पर निर्भर करेगा। अब उसको असमानता और समानता के अंदर कहीं पर भी हम बांट नहीं सकते। प्रतियोगिता के अंदर समानता समानता नहीं आएगी। प्रतियोगिता के अंदर आपका आपकी पर्सनैलिटी के अंदर हाउ यू आर हैविंग अ कैपेबिलिटीज to present where you are participating। प्रतिभागी में से केवल उसी का चयन किया जाएगा जो निष्पक्ष प्रतियोगिता में विजय या सफल रहता है। बहुत से लोग भाषण देते हैं, बहुत से लोग, आप सारा दिन टीवी चैनल्स देखते हैं, बहुत से न्यूज चैनल्स देखते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, मगर सभी के बोलने से आप प्रभावित नहीं होते, सभी की बात से आप प्रभावित नहीं होते। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर अगर हम आज की स्थिति देखते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर, जो कोविड-19 के अंदर सभी नेता कोशिश कर रहे हैं दुनिया के अंदर ताकि उनके यहाँ की जो नागरिक है उनको बात को मान लें, मगर वहां पर नहीं इस तरह से उस चीज को उनकी बात को रखा जाता। मगर हमारे जो इस समय के प्रधानमंत्री हैं उनकी बात को कहने का जो ढंग है, मैं ये यहाँ पे व्यक्तित्व की बात नहीं करूंगी, कई बार किसी व्यक्ति के कहने का ढंग वो ऐसा प्रतिभाशाली जहां लोगों के मन को छूता है कि व्यक्ति उसको मान लेता है। तो ये हर किसी के अपने अपने उसकी है। लाइक इफ आई कैन टॉक अबाउट इंदिरा गांधी हियर, इफ आई एम टॉक अबाउट नेल्सन मंडेला हियर, राइट, तो ये सभी की अपनी अपनी एक व्यक्तित्व तरीका है किसी भी चीज को कहने का। इस स्थिति में ये पहले भी निर्धारित किया जाता है कि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एवं बंटवारा एक बाजार अर्थव्यवस्था या निजी स्वामित्व द्वारा ही होगा। अब एक व्यक्ति के पास 100 का नोट है और एक व्यक्ति के पास 10 का नोट है, दोनों सब्जी वाले के ठेले के पास खड़े, अब दोनों की जो क्षमता है खरीदने की वो अलग अलग है, दोनों की जरूरत भी अलग अलग है, तो हम उसको समानता में कैसे लाएंगे? अगर दोनों को 100 का नोट दे भी दिया जाए कि दोनों के पास 100 का नोट है, चलिए आप चीज को खरीदिए, तब भी मेरे को लगता है वो एक समान चीजें नहीं लेंगे कि जो जिसकी आवश्यकता है वो उस आधार पर उसको खरीदेगा। हो सकता है कोई 100 रुपया पूरा भी ना खरीदे, जरूरत के अनुसार पर कोई 20 रुपए खर्च रहा है, कोई 40 रुपए खर्च रहा है, कोई 50 रुपए खर्च रहा है। तो जहां पर अर्थव्यवस्था की बात है, आगे अगर हम इसमें अंदर आते हैं, मैं तो कहते हैं हम लोग आर्थिकता की बात कर रहे थे, स्थिति में ये पहले भी निर्धारित किया जा सकता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं बंटवारा एक बाजार अर्थव्यवस्था या निजी
स्वामित्व द्वारा ही होगा। उदाहरण के लिए एक अधिनियमवादी समाज में आर्थिक जीवन का व्यवस्थापन एक अधिनायक के आदेश पर होता है। देखिए, सबको एक समान अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, ठीक है। सबको, राज्य कोशिश करता है कि सबको एक समान चीजें मिले, मगर ये हर व्यक्ति की क्षमता पर आधारित है। सपोज द मदर हैज गिवन फूड टू एवरीबडी, सबकी थाली में एक समान खाना पड़ा हुआ है, मगर अब निर्भर करेगा हर हर व्यक्ति के ऊपर कि वो किस तरह से उसको लेता है या खाता है। आगे अगर मैं इसको लेके जाती हूँ, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। समानता के तत्व, समानता के कुछ मूलभूत तत्वों के विषय में व्यान टार्नर अपनी पुस्तक इक्वालिटी के अंदर, जो 1986 में लिखी गई, 1986 में जिसकी चर्चा होती है इस पुस्तक में, समानता के 4 तत्व लिखती है। ये 4 तत्व क्या है? यू कैन नोट डाउन आल्सो। पहला, मानव होने के नाते मौलिक समानता। दूसरा, अवसर की समानता। तीसरा, परिस्थितियों की समानता। और चौथा है परिणामों की समानता। तो ये जो 4 तत्व उसने दिए, इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी। वो कहता है कि टर्नर ने कहा कि मानव होने के नाते मौलिक समानता, कहता है इस प्रकार की समानता का आधार है सांस्कृतिक, धार्मिक या नैतिक होता है, जिसमें ये माना जाता है कि मानव होने के नाते सभी मनुष्य एक समान होते हैं, अर्थात आत्मा तत्व के कारण सभी मनुष्य अपने प्राकृतिक गुणों एवं प्रकृति के कारण समान है और उनमें कोई भेदभाव नहीं। वेरी ट्रू, टर्नर बिल्कुल सही कह रहा है। प्रकृति के आधार में हम सभी की आत्मा, हमारे आत्मा के तत्व सभी के एक समान है, हमें कोई भेद नहीं है। जब एक बच्चे का जन्म होता है, एक आप छोटे बच्चे को क्यों पसंद करते हो, क्यों उसकी मुस्कुराहट के ऊपर आप जाते हो? क्योंकि वो सबको एक समान भाव से देखता है। वो किसी के साथ कोई भी मतभेद या किसी भी तरह से उसके मन में इफ्स एंड बट्स नहीं है। वो उसके सामने क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या संस्कृति है, कहता ये सारी चीजें जो हैं वो उसको कहीं पर भी मानने, वो सबको एक समान, कहता प्रकृति ने सबको एक समान पैदा किया। प्रकृति कभी किसी को असमान तरीके से या असमानता में लेकर नहीं आती है। आगे है अवसर की समानता। अवसर की समानता से भाव है सार्वजनिक पद और नौकरी के लिए उनकी अपनी योग्यता एवं उपलब्धियों के आधार पर सबकी पहुंच होनी चाहिए और इसकी प्राप्ति में किसी के साथ भी उसकी सामाजिक स्थिति, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शायद हमारे संविधान को बनाते हुए हम बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही बात कही थी कि हमें अपने संविधान को 10 साल के बाद सभी के लिए एक समान कर देना चाहिए, किसी को भी विशेष अधिकार देने नहीं चाहिए, जिससे कि समाज और राज्य में असमानता और बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर नेल्सन मंडेला को अगर आप देखेंगे, वो भी समानता को लेकर इसी तरह से अपने भावों को प्रकट करते हैं कि सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता बहुत आवश्यक है। वो कहते हैं कि अवसर, हर व्यक्ति को एक अवसर अपनी योग्यता को दिखाने का जरूर मिलना चाहिए। लाइक राइट टू एजुकेशन सभी का अधिकार है। अगर हम किसी बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पाते तो ये राज्य की कमी है, ये समाज की कमी है, मगर उसको अपॉर्चुनिटी जरूर देनी चाहिए। द चाइल्ड, आगे ये बच्चे पे निर्भर करता है कि वो शिक्षा को कैसे लेता है, वो शिक्षा प्रणाली को कैसे लेता है, वो अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करता है, वो अपनी बुद्धि का विकास कैसे करता है, ये व्यक्ति पर अपने आप निर्भर करेगा। इसमें असमानता नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियों की समानता, परिस्थितियों से भाव यहाँ पर ये आता है कि अवसर की समानता की घोषणा ही काफी नहीं होती, बल्कि
समानता के संदर्भ में परिस्थितियों की समानता भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। वो कहता सबकी एक समान परिस्थितियां, यहाँ पर तर्क हो जाएगा, परिस्थितियां कभी भी एक समान नहीं होती। मगर बारकर साहब बोल रहे हैं तो हमें उनकी बात को हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, तो उन्हीं के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समानता की प्राप्ति की इस दौड़ में प्रत्येक व्यक्ति एक ही स्थान से आरंभ करे और कोई भी सामाजिक या प्राकृतिक वचना या लाभ उसको नुकसान या अतिरिक्त लाभ की परिस्थितियों में ना पहुंचाए। देखिए, राज्य के अंदर सभी को एक अवसर मिलता है कि सभी बच्चे स्कूल जाएं, ठीक है, सभी को नौकरी में एंटर करने का एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, मतलब कि परीक्षाएं होती हैं, आप उसके अंदर अपनी योग्यता के अनुसार उसमें बैठते हैं। परिणामों की समानता सॉरी, असमानता के संबंध में ये विचार काफी उग्र है। क्योंकि ये अवसर या परिस्थितियों की समानता के बजाय परिणामों की समानता पर जोर देता है। इसका तर्क ये है कि परिस्थितियों की समानता लाने के लिए सामाजिक असमानता को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए कि समानता के रूप में ही समान आए। अतः उपयुक्त तत्वों पर नजर डालने से यही बात स्पष्ट होती है कि ये तत्व समानता के किसी न किसी पक्ष को जरूर छूते हैं। समानता किसकी? अब दुनिया के अंदर जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो पूरा का पूरा विश्व जो है बड़ा ऐसी परिस्थितियों में जकड़ा जा चुका है था कि कहीं पर कोई भी परिस्थिति में उसको समानता नजर नहीं आ रही थी। तो उसके ऊपर कुछ विचारक अपनी बात को कहना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विशेषकर 1970 के बाद, समकालीन राजनीतिक सिद्धांतकारों, दार्शनिकों में ये वाद विवाद का सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा है कि समाज में समानता किन चीजों की होनी चाहिए। यहाँ रॉल्स अपने विचार सामाजिक वस्तुओं के समान वितरण की शुरुआत उपयोगितावादी के कल्याण की समानता की लोचना से करता है। वही ड्रॉकिन सामाजिक वस्तुओं की समानता को इस आधार पर नकारता है कि इसमें हम दूसरे द्वारा चयनित वस्तुओं का उपभोग करते हैं, ना कि अपनी पसंद का। अब जब आपने ये दूसरा विश्व युद्ध का समय यहाँ पर बताया गया, 1970 की बात की गई, अब दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी आर्थिकता का जन्म हो गया, कैपिटलिज्म समाज भी आ गया, दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन का जन्म भी हो गया, 5 वीटो पावर शक्तियां भी बन गई अपनी शक्ति के आधार पर, शक्ति का सिद्धांत भी बदल गया। अब ऐसे वातावरण के अंदर सामाजिक स्वरूप में भी बहुत अंतर आ गया। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में समाज में अंतर आ चुका था। अतः वे संसाधनों की समानता के विचार को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इन दोनों के विपरीत अमर्त्य सेन लोगों के समर्थक को समान बनाने की बात करते हैं, बिकॉज ही इज ए इकोनॉमिस्ट, और वो आर्थिकता के आधार को सबको समान बताना चाहते हैं, करना चाहते हैं। उनके जो एसेज हैं अमर्त्य सेन का, अगर आप गूगल करेंगे तो इनको आर्थिकता के आधार पर आर्थिक अर्थशास्त्री हैं ये, इसलिए इनका आर्थिकता को लेकर समानता के ऊपर एक गहरा इनका कार्य है। तो आगे है उपयोगितावादी यूटिलिटेरियनिज्म, कल्याण की समानता। समानता के विषय में उपयोगितावादी सिद्धांतों के दोनों ही रूप, शास्त्रीय क्लासिकल, समकालीन कंटेम्पररी, कल्याण की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ते हैं।
शास्त्रीय उपयोगितावाद बेंथम के विचारों का योगदान है कि वे कल्याणकारी सुखवाद वेलफेयर हेडोनिज्म को स्वीकार करता है। ये मानता है कि व्यक्तियों के कल्याण का मापदंड ये होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को दर्द या कष्ट की तुलना में आनंद कितना प्राप्त होता है। कल्याणकारी सुख वेलफेयर व्यक्ति के कल्याण का मापदंड ये होना चाहिए व्यक्ति का दर्द या कष्ट की तुलना में आनंद कितना प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति के बारे में ये जानने के लिए कि वे अपनी जिंदगी में कितना सुखी है, ये जानना आवश्यक है कि उसको कितनी सुख प्राप्त है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सदैव अपने दुखों को कम करना चाहता है और सुखों को बढ़ाना चाहता है। ये थोड़ी नैतिकता की बात आ जाती है। अब हम सुख को आर्थिकता से नाप रहे हैं, सामाजिकता से नाप रहे हैं, राजनीति से नाप रहे हैं। अब हमें इसके व्यवहार के अनुसार या फिर नैतिकता के आधार पर हम उसकी आत्मा के सुख दुख की बात कर रहे हैं, जो हमारे बहुत से वेद और वेदांत इसके बारे में बात करते हैं। बेंथम ने इस संबंध में ये विचार रखा है कि यदि पुष्पिन बच्चों का एक खेल और कविता पाठ दोनों ही समान मात्रा में आनंद देते हैं, तो पुष्पिन भी उतना ही अच्छा जितनी कविता। अब यहाँ पर वो बात करते हैं, बेंथम ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को खेलने से खुशी मिलती है, बच्चों को कविता पाठ करने से खुशी मिलती है, बच्चों को दे वांट टू हैव अ स्केट, किसी को स्विमिंग करने से आनंद मिलता है, किसी व्यक्ति को पिक्चर देखने से आनंद मिलता है, किसी व्यक्ति को किसी पिक्चर को देखकर दुख लगता है। ये उसके व्यवहार के ऊपर निर्भर, अब ये बिहेवियर आ गया। दूसरी तरफ सामाजिक उपयोगितावादी विचारकों ने इस कल्याण को व्यक्ति की इच्छा एवं वीरता संतुष्टि से जोड़ देता है कि इस विचार की ये मान्यता है कि प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक नैतिकता का यही सवाल होता है कि किस प्रकार से व्यक्तियों का कल्याण किया जाता है। कहते हैं राज्य का निर्माण हमने इसलिए किया था ताकि सभी को एक समान उसका वेलफेयर, उसका कल्याण हो सके, एक समान अधिकार मिल सके, एक समान अधिकारों का वितरण हो सके, एक समान अधिकारों का वो अपना भोग सके। न्याय हमारे यहाँ पर क्या देखे हो तो तब जो न्याय है वो भी एक समान है, सभी को एक समान न्याय की बात की जाती है, मगर वहां पर फिर सवाल पैदा होता है अमीर और गरीब उसकी क्षमता के आधार पर। जो एक अच्छा वकील कर रहे उसके लिए न्याय अलग है, जो अच्छा वकील नहीं कर पाता उसके लिए न्याय अलग है। तो ये आगे कई तरह के समानता को लेकर द्वंद्व हैं जो हम आगे आगे इसके बारे में बात करें। विचारकों का मानना कि हर व्यक्ति में ये समर्थन होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए कि वे स्वतंत्र रूप से अपनी वैधता तय कर सके, अपनी कैपेबिलिटीज तय कर सके। एक बार कैपेबिलिटी तय हो जाने पर यह देखना चाहिए कि उनकी कितनी वीरताएं संतुष्ट होती हैं, इसके आधार पर लोगों का काम कम या अधिक कल्याण होता है। कहते हैं एवरी पर्सन इज हैविंग इट्स ओन कैपेबिलिटीज टू डू द वर्क। हर व्यक्ति को अपना पता है कि वो कितना कर सकता है। इफ आई कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आर यू गोइंग टू राइट अ 20 मार्क्स क्वेश्चन ऑन इक्वालिटी, तो क्या सभी एक समान लिखेंगे? क्या सभी में क्षमता है उसको बहुत खूबसूरत ढंग से लिखने का? ये हर व्यक्ति के ऊपर अपनी अपनी उसकी सोच समझ के अनुसार और उसके पास उसके कितने साधन है जिसने उसको उसकी तैयारी की है, वहीं से उसकी कैपेबिलिटीज जो है। अब आप कहेंगे मैम वो भी सबको एक समान मिलनी चाहिए, तो आगे इसकी बात करते हैं। वास्तव में उपयोगितावादी सभी प्रकार की वरीयताओं को समान रूप से संतुष्ट करने के लिए कहते हैं। वे मानवीय कल्याण की वरीयताओं की संतुष्टि के बराबर मानते हैं।
भले ही संसाधनों के वितरण से समाज में असमानता रहे। इस प्रकार हर व्यक्ति का समान रूप से कल्याण करना उपयोगितावादी का लक्ष्य है। उदाहरण तौर पर कल्याण और असमानता के इस विचार को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं कि एक तरफ एक व्यक्ति अपने लिए महंगी कार और महंगे साजो सामान रखने की व्यर्था रखता है, कैपेसिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो एक साइकिल से भी संतुष्ट है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपनी व्यर्था की संतुष्टि में ये दोनों ही लोग समान हैं। जैसे एक व्यक्ति को बहुत पानी की प्यास लगी और सामने एक गिलास में आधा गिलास भरा हुआ पानी, तो वो उसको कैसे आंकेगा? और एक व्यक्ति है जिसको प्यास नहीं लगी, दोनों अपने भाव से उस गिलास के अंदर पानी के पड़े का नापदंड करेंगे। जिसको प्यास लगी उसके लिए आधा गिलास पानी भी बहुत है, और जिसको प्यास नहीं लगी वो कहेगा इसमें तो आधा गिलास है, लगता किसी ने पी रखा है। जब पहले से ये पानी अपने आप में ठीक नहीं होगा, ये गिलास ठीक नहीं है, इसमें जो आधा है मैं शायद इसको, क्योंकि उसको भोग ही नहीं करना। ये हर व्यक्ति के अपने सोचने की प्रक्रिया, भोगने की प्रक्रिया के ऊपर निर्भर करता है। उपयोगितावादी इन दोनों व्यक्तियों को कल्याण की दृष्टि से एक समान देखते हैं। बेशक उनकी व्यर्थता देखने में आर्थिक रूप से असमान है। वास्तव में ये लेखक समाज के कल्याण के लिए सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि इनका मानना है कि समाज में सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि कर देने से ही समाज के सभी लोग कल्याण के समान स्तर को प्राप्त कर लेंगे। दरअसल उपयोगितावाद का ये सिद्धांत परिणामवाद की अवधारणा में विश्वास रखता है, अर्थात यदि परिणाम के रूप में समाज कल्याण को प्राप्त कर लिया जाए तो सब इस रूप में समान समझे जाएं, बेशक समाज में समानता कायम रहे। अब ये कैपेबिलिटी के आधार पर यूटिलिटेरियनिस्ट कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी है कि वो उसको किस तरह से कर सकता है। एक तो ये है कि सिद्धांत समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए निष्पक्ष फेयर शेयर को सुनिश्चित करने के किसी सिद्धांत की मान्यता नहीं देता, क्लिमिका कहती है। अब क्लिमिका जो है वो शी इज एन अदर राइटर ऑफ द कंसेप्ट्स, वो अपने विचारों को प्रकट करने की आगे भी बात कहेंगी। विल क्लिमिका इनका पूरा नाम है, इनकी पुस्तकें हैं। दूसरे इस सिद्धांत के अनुसार दूसरे लोगों के फायदे के लिए किसी व्यक्तियों को कुर्बान किया जा सकता है। विल क्लिमिका मानते हैं कि इस सिद्धांत का कोई वैध या तार्किक आधार नहीं है। आई एम सॉरी, मैं उनको घी करके बात कर रही हूँ। विल क्लिमिका, यदि लोगों को समान मानते हुए व्यवहार करना है तो हमें निश्चित तौर पर कुछ निश्चित अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करनी ही चाहिए। यहाँ पर कुछ अधिकार और स्वतंत्रताओं की बात आ रही है। इस प्रकार के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा एवं समानता को हम समकालीन राजनीतिक दार्शनिकों की रचनाओं में पाते हैं, जिन्होंने उपयोगितावादी वाद के एक व्यक्तिगत विकल्प के रूप में अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए और समानतावादी विचारों को आगे बढ़ाया। इस पंक्ति में सबसे पहला नाम जॉन रॉल्स का आता है, आप लिख सकते हैं। इस पंक्ति में सबसे पहला नाम जॉन रॉल्स का आता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में उपयोगितावाद का एक व्यक्ति व्यवस्थित विकल्प प्रस्तुत किया है और अवसर की उचित समानता के विचार को आगे बढ़ाया है। मैंने आपको यहाँ से किया था, जॉन रॉल्स का आता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में 1971 में उपयोगितावाद का एक व्यक्ति व्यवस्थित विकल्प प्रस्तुत किया है और अवसर की उचित समानता के विचार को आगे बढ़ाया है।
योगितावाद के कल्याणवादी विचारों को नकारते हुए रॉल्स अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में कैसे समतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जिसका प्रमुख लक्ष्य अवसरों की उचित समानता, इक्वालिटी ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी, मतलब कि सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। लाइक इफ हियर आई कैन से समटाइम्स मेरे को बहुत दुख लगता है कि भारत की आज़ादी के इतने सालों के बाद आज भी हम अपने बच्चों को द इक्वल एजुकेशन स्ट्रक्चर के अंदर नहीं ला पा रहे। यहाँ पर जस्टिस नहीं है, लाइक इफ आई कैन से। बट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, अगर मैं दूसरी तरफ देखती हूँ कि बच्चों को पढ़ने के लिए कोई ना कोई साधन तो दिया जा रहा है। बहुत से दुनिया के अंदर ऐसे देश हैं जहां पर एजुकेशन है ही नहीं है, जहां पर बहुत सी चीजों की कमन है। सोमालिया वगैरह ये सारी जगहें देख लीजिए आप। अगर मैं उनके साथ आज अपने देश को तुलना करूं तो मैं तो बहुत ही, मेरा देश के अंदर बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एजुकेशन की, और सरकार कोशिश करती रहती है, जो भी सरकार आती है उसका एजुकेशन को लेकर यही होता है कि बेसिक एजुकेशन सबको दी जाए, द एलिमेंट्री एजुकेशन एवरीबॉडी शुड गेट, राइट। सो हमारे यहाँ पे उसके ऊपर बहुत से पॉलिसीज, बहुत से प्रोजेक्ट्स चलते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी वर्क करती हैं। मगर यहाँ पर जो हीगल है वो इस बात करते हैं कि सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए, ना कि किसी एक के हिस्से पर हमला करके दूसरे के कल्याण को बढ़ाना है। कि we are just giving the opportunity to somebody and the other side we are ruined somebody's right. रॉल्स का केंद्रीय विचार ये है कि सभी सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं अर्थात अधिकार और स्वतंत्रताएं, अवसर और शक्तियां, आय और संपदा तथा आत्म सम्मान के साधनों का समान रूप से वितरण होना चाहिए। ऐसा तब तक किया जाना चाहिए जब तक इसमें से कुछ या सभी वस्तुओं के समान वितरण में सबसे हीनतम स्थिति वाले लोगों को फायदा ना होता हो। रॉल्स कहते हैं कि समानता के सिद्धांत की इस प्रकार की व्यवस्था को हम कमजोर लोगों को असमानता पर दिए गए वीटो के रूप में देख सकते हैं। इसका प्रयोग वो किसी भी एक असमानता को खारिज करने के लिए करेंगे जो उनके हितों को बढ़ावा देने की जगह उन्हें कुर्बान करेंगी। रॉल्स ने एक वितरणवादी सिद्धांत को यहाँ कहे कि आर्थिक संसाधनों के वितरण संबंधी सिद्धांतों को भेद मूलक सिद्धांत के नाम से जाना है। विल क्लेमिका कहते हैं कि रॉल्स अवसर की समानता को वितरण न्याय की प्रचलित और सबसे प्रभावशाली विचारधारा मानते हैं। रॉल्स का मूल भेद मूलक सिद्धांत प्रचलित उदारवादी समानता तथा प्राकृतिक स्वतंत्रता की व्यवस्था में अलग है। प्रचलित उदारवादी समानता का सिद्धांत इसकी व्यवस्था करता है कि शिक्षा और नौकरियों में कानूनी रूप से कोई भेद नहीं होना चाहिए। अतः पद एवं नौकरियों की प्राप्ति में चाहे व्यक्ति किसी भी नस्ल, जाति, धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि का हो, सबको एक समान अवसर प्राप्त होना चाहिए और अपनी इन स्थितियों के कारण किसी प्रकार के लाभ या हानि की स्थिति में वे अपने आप को नहीं पाएंगे। अगर आप इसको गंभीरता से पढ़ते हैं, रॉल्स और जो विल क्लेमिका कह रहे हैं, आप उसको पढ़ते हैं तो वो आज के संदर्भ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो आज की परिस्थितियों को देखकर जहां पे समानता के अंदर असमानता नजर आती है, उसके बारे में वो समान भाव को लाना चाहते हैं कि इस तरह से समाज और राज्य की क्रिया होनी चाहिए।
प्रकार इस समाज की सफलता या विफलता एक व्यक्ति के खुद के प्रदर्शन से होगी, ना कि उसकी नस्ल, वर्ग या सामाजिक स्थिति से। अब देखिए, यहां पर जब मैं इस लाइन को पढ़ी, मेरे को फिर बाबा साहब अम्बेडकर याद आए कि वो कह रहे हैं कि समाज की सफलता या विफलता एक व्यक्ति के खुद के प्रदर्शन से होगी। हर समय जातिवाद को लेकर, इनइक्वालिटी को लेकर, हर चीज। तो बाबा साहब अम्बेडकर को कहां रखा जाए? मैं सही में उनको अपना एक मार्गदर्शी मानती हूँ कि जिस व्यक्ति ने शिक्षा को किसी भी तरीके से हासिल किया और लोगों के अंदर एक शिक्षा का भाव प्रकट करने की बात की और समानता का भाव लाने की कोशिश की, मगर फिर भी हम उनको उनकी उनकी बताई हुई बातें या उनके उसको जानना नहीं चाहते। दूसरी तरफ रॉल्स इस विचार को अवसर की उचित समानता के विचार के संदर्भ में सही नहीं मानते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों के कारण किसी को अवसर की उचित समानता से वंचित किया जाए। अवसर की उचित समानता आएगा, कोई अवसर मिलेगा, मैं इस अवसर के कारण कर नहीं पाया, तो यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। अगर मैं एसओल में ना पढ़ती तो मेरा ये होता, अगर मेरे स्कूल मेरा अच्छा होता तो मेरे इतने नंबर आते, अगर मेरे टीचर्स ने ये किया होता तो मैं ये दिस इज ऑल आई जस्ट फील कि वी आर टेकिंग एक्सक्यूजेस रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स। परिस्थितियां, जब आपके पास खाली टाइम था तब आप पढ़े नहीं, जब आपको उसका अवसर दिया गया आपने उसका फायदा नहीं उठाया, और बाद में आप हमेशा अवसर को लेकर, जहां परिस्थितियों को लेकर आप हमेशा निंदते रहे उस चीज को लेकर, तो आगे चलते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रॉल्स व्यक्ति के सामने लाने की कोशिश करते हैं। रॉल्स का मानना है कि वितरण का हिस्सा उन कारकों से प्रभावित नहीं होना चाहिए जो नैतिक रूप से मनमाने हों। इस दृष्टिकोण को सही मानते हुए अगर अब हम समाज से अनिश्चित असमानता को समाप्त करना चाहते हैं तो हम पाएंगे कि प्रचलित सभी दृष्टिकोण इस संबंध में अपर्याप्त हैं। प्राकृतिक असमानता के फायदे या हानि के विषय में रॉल्स लिखते हैं कि ना तो कोई अपनी अधिक ऊंची प्राकृतिक प्रतिभा का हकदार है और ना ही समाज में अधिक अनुकूल शुरुआती स्थान के योग्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को इन अंतरों को मिटा देना चाहिए। उनका सामना करने का उपाय है बुनियादी संरचना को इस तरह व्यवस्थित किया जा सकता है कि ये अनिश्चितताएं सबसे कम भाग्यशाली व्यक्ति के हितों को आगे बढ़ाए। वो सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। जो अपने आप को सबसे गरीब या जिसको किसी भी चीज का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, वो उसके लिए भी बात करते हैं कि सबके लिए एक समानता से एक बार प्रक्रिया होनी चाहिए और उसको उसमें भागीदार बनना चाहिए। इसलिए यदि हम एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने की कामना रखते हैं जिससे प्राकृतिक गुणों के वितरण में अपने मनमाने स्थान या समाज में अपनी शुरुआती स्थिति से किसी को लाभ या हानि हो और साथ ही हमें किसी को मुआवजे के रूप में कोई लाभ देना या लेना पड़े, तो हमें भेद मूलक सिद्धांत पर पहुंचते हैं। अब रॉल्स द्वारा कही हुई कुछ बातों के ऊपर आगे बातचीत की गई है। समाज के किसी भी सदस्यों को उसकी अनिश्चित प्राकृतिक असमानताओं के कारण किसी प्रकार के कष्ट को सहन नहीं करना पड़ेगा। वो कहता है राज्य में इस तरह से समानता की व्यवस्था कर देनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को वो किसी भी प्राकृतिक अवस्था में जो पैदा हुआ है उसको आगे उसको झेलना ना पड़े। इसके विपरीत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राकृतिक प्रतिभा का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों का अतिरिक्त लाभ तभी न्याय संगत माना जाएगा जबकि
उसके इस अतिरिक्त लाभ से सबसे हीनतम स्थिति वाले सदस्य की स्थिति सुधरती हो। इसलिए रॉल्स अवसर की समानता को प्रचलित दृष्टिकोण का परीक्षण करते हुए भेदमूलक सिद्धांत पर पहुंचते हैं। अब वो अवसर, अपॉर्चुनिटी इज द बिग, उनको लगता है कि ये चीज होनी चाहिए। रॉल्स की दो बातें और आपको करके आगे चलते हैं। रॉल्स अपने अवसर की उच्च समानता के सिद्धांत के स्पष्टीकरण के संदर्भ में इसे एक तार्किक आधार भी प्रदान करते हैं और इस संबंध में सामाजिक समझौतावादी दृष्टिकोण को अपने तर्क का आधार बताते हैं, जिसके प्रयोग में रॉल्स ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें सभी व्यक्ति नैतिक रूप से समानता की स्थिति में है। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट मॉरल। नैतिकता मीन कि व्यक्ति को कर्तव्यों का बोध करवाया जा रहा है कि आपको दूसरे के लिए ये करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा ना सोचना चाहिए। जैसे गांधी जी हमें एक बात कहते हैं जो कई बार जो बच्चे उलट के हमें सवाल करते हैं कि गांधी जी ने कहा था अगर कोई मारे तो एक गाल आगे कर देना चाहिए। तो बच्चा कहता है वो तो मेरे को मारता ही रहेगा, अगर मैं दूसरा गाल नहीं अपना बचाऊंगा तो वो तो मेरे को मारता ही रहेगा, तो पेशेंस कैसे रखूं। तो आज के संदर्भ में गांधी जी का कहने का मतलब जो था वो उसकी परिस्थितियां अलग थी, मगर वो आज भी ये चाहते हैं कि समाज और राज्य में हिंसा ना हो, जितना हिंसा को टाला जा सके वो उस तरह से उसको रखना चाहते हैं, मगर लोगों को उस तरीके को लेने का अपना अपना तरीका है। तो यहाँ जब नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिक मूल्य अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा कर देते हैं आज के संदर्भ में। वास्तव में सामाजिक समझौतावादी तर्क प्रणाली में यह दर्शाया जाता है कि एक स्थिति काल्पनिक विद्यमान होती है जहां किसी तरह की राजनीतिक सत्य कायम नहीं होता और सभी लोग अपनी प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर आचरण करते हैं। ऐसी स्थिति में ना कोई किसी का मालिक होता, ना ही कोई किसी का दास। इट इज ऑल, आई कैन से, फेरी टेल स्टोरी समटाइम्स वी फील। मगर लोग आज भी शक्ति के साथ हर व्यक्ति को अपने अधीन करना चाहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में सभी एक समान होते हैं और अपनी इस समानता के आधार पर वे किसी प्रकार के सामाजिक समझौते का निर्माण करके एक राजनीतिक प्राधिकार को स्थापित करेंगे। आगे हॉब्स, लॉक और रूसो ने इसे प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया है, क्योंकि जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में था वो नैतिक मूल्यों को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि लाइक वैल्यू देता था, मानता था। जब तक प्राकृतिक अवस्था में नैतिक मूल्यों को मानता रहा तब तक प्राकृतिक अवस्था चलती रही। उसके बाद उसको सामाजिक समझौता करना पड़ा, अपनी नैतिकता के साथ उसको समझौता करना पड़ा और उसने अपने लिए कुछ नियमों का जन्म दिया। रॉल्स इसे मूल स्थिति कहते हैं। वास्तव में रॉल्स ने सामाजिक समझौता प्रणाली का प्रयोग एक साधन के रूप में किया, जिसका प्रयोग हम व्यक्तियों की नैतिक समानता के विचार का मॉडल बनाने के लिए करते हैं। मानकर चलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था इस नैतिक दावे का प्रतिनिधित्व करती है कि मनुष्य के बीच किसी तरह की स्वाभाविक अधीनता नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। रॉल्स शास्त्रीय सामाजिक समझौता प्रणाली का प्रयोग तो अवश्य करते हैं, लेकिन वे इसे एक कदम और आगे बढ़कर अपनी संशोधित मूल्य स्थिति में लोगों को अज्ञान के पर्दे के पीछे दर्शाते हैं, क्योंकि रॉल्स ये मान कर चलते हैं कि शास्त्रीय प्राकृतिक अवस्था समानता की शुरुआती स्थिति नहीं है। शास्त्रीय समझौता प्रणाली में लोग अपनी अगली स्थिति में किसी न किसी आधार पर असमानता के स्तर तक पहुंच जाते हैं और फिर समझौता होता है।
इसके विपरीत रॉल्स अपनी मूल स्थिति को ही नैतिक समानता के सच्चे अर्थ में दर्शाने का कार्य करते हैं। मूल स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें अज्ञान के पर्दे के कारण इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। अज्ञान, when the person is not understanding anything and after that the person is saying कि just treat me equally, तो यहां पर सारे भाव ही बदल जाएंगे। अज्ञान के पर्दे के कारण कोई भी समाज में अपने स्थान, अपने वर्ग, स्थिति या सामाजिक हैसियत को नहीं जानता। साथ ही कोई भी ये नहीं जानता है कि प्रकृति गुणों, प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और ताकत आदि के वितरण में उसकी कैसी स्थिति है। न्याय के सिद्धांत अज्ञानता के पर्दे के पीछे चुने गए हैं। अज्ञानता का पर्दा इस बात को निश्चित करता है कि कोई भी प्रकृति संयोग या सामाजिक परिस्थितियों के कारण सिद्धांत के चयन से लाभ या नुकसान की स्थिति में नहीं रहे। यहाँ सभी समान रूप से एक ही जगह स्थित है। कोई भी व्यक्ति अपनी विशिष्ट स्थिति के पक्ष में सिद्धांतों को तैयार करने में समर्थ नहीं है। इसलिए न्याय का सिद्धांत निष्पक्ष, सहमति और मोल तोल का नतीजा है, क्योंकि रॉल्स का जो काम है वो जस्टिस पर है। इसलिए वो हर चीज में व्यक्ति को न्याय के आधार पर नाप रहा है। वो हर चीज में उसको न्याय दिलवाना चाहता है और अपनी सोच से कि राज्य को ये करना चाहिए, राज्य प्रगति की अवस्था में है। अब वो यहाँ पर उसके अज्ञानता की बात भी करता है। हम आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट है, फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। संसाधनों की समानता के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। इवोकिन का ये सिद्धांत वास्तव में रॉल्स के वितरणात्मक सिद्धांत की कुछ कमियों को दूर करना चाहता है। इसके लिए इसे ईर्ष्या परीक्षण, एनवी टेस्ट नाम देता है। उनका ये ईर्ष्या परीक्षण उनकी न्यायपूर्ण वितरण व्यवस्था का आधार है। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए वे एक नीलामी या बीमा योजना का सहारा लेते हैं। इवोकिन का मानना है कि नीलामी से सभी लोग खुश होंगे, क्योंकि इस नीलामी में सभी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पसंद की वस्तुओं को वैधता नहीं देंगे और सभी लोग अपनी पसंद की वस्तुओं के लिए बोली लगाएंगे। अब इसके ऊपर आगे बहुत ज्यादा तर्क आ जाएगा। थोड़ा मैं और इसको आगे चलती हूँ, हमारे पास समय बहुत कम रह चुका है। समर्थक की समानता। अमर्त्य सेन का प्रमुख विचार है कि वितरण संबंधी समानता को सिर्फ लोगों के संसाधनों तथा तय पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी आधार पर अपने पूर्ववर्ती अवसरों की समानता की आलोचना करते हुए सेन इस बात का समर्थन करते हैं कि अगर समाज में सच्ची समानता कायम करनी है तो हमें समाज में लोगों के सामर्थ्य को बराबर करने पर ध्यान देना चाहिए। ये भार्गव अपनी किताब में लिखते हैं। अशोक अपना राजीव भार्गव इनका नाम है। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर एक इंग्लिश माध्यम से किताब लिखी हुई है जिसके अंदर उन्होंने इस चीज का वर्णन किया। सेन ये तर्क देते हैं कि हमें उन वास्तविक आजादियों पर ध्यान देना चाहिए जिनका लोग उपयोग करते हैं, अर्थात पढ़ने में समर्थ होना, स्वास्थ्य होना, आत्म सम्मान रखना, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना, समुदाय के जीवन में भागीदारी करने में समर्थ होना आदि। दूसरे शब्दों में लोगों को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोगों को कितनी संसाधन आवंटित किए जाते हैं, बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लोग किस प्रकार के कार्य करने में समर्थक है। मैंने पहले ही जब अपना
लेक्चर शुरू किया था तो ये चीज मैंने आपको कहने की कोशिश की थी। अमर्त्य सेन का ये भी मत है कि असमानता का विश्लेषण करते समय मनुष्य के बीच पाई जाने वाली विविधता के तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मीन एवरीबडी इज डिफरेंट। लाइक इस संबंध में सेन का तर्क कि अपनी आंतरिक विशेषताएं, उम्र, जेंडर, समानताओं की क्षमताएं, विशिष्ट प्रतिभा, बीमारी होने की संभावना आदि के आधार पर हम सब में बहुत विविधता पाई जाती है। साथ ही हमारी बाहरी परिस्थितियों, साधनों की स्वामित्व, सामाजिक पृष्ठभूमि, प्रावरणी आदि में भी बहुत विविधता होती है। सेन ये भी बताते हैं कि लोगों की आंतरिक विविधता को बाहरी परिस्थितियां काफी हद तक प्रभावित करती हैं। दैट इज वेरी ट्रू। हम चाहे जितना मर्जी किसी चीज को किसी भी ढंग से सोच लें, मगर बाहर का वातावरण हमारी सोच के ऊपर प्रभावी होता ही होता है। जहां बाहर की परिस्थितियां हमारी मानसिकता को तंग करती ही करती है। लाइक आई एम ड्राइविंग कार, मैं कॉलेज से घर आ रही हूँ, मुझे रास्ते में कोई एक्सीडेंट नजर आता है, उस चीज का मेरे मस्तिष्क के ऊपर, मेरे मन के ऊपर आघात होगा ही होगा, और उसी आधार पर मैं घर में आकर लोगों के साथ व्यवहार करूंगी। तो यहाँ पर अमर्त्य सेन हमें कुछ चीजों के बारे में बात, उदाहरण के रूप में हम अपनी भारतीय व्यवस्था में आरक्षण की नीति को इस संदर्भ में रखकर देखें तो पाएंगे कि साधनों की समानता के आधार पर हमने अपने संविधान में अनुचित जाति तथा अनुचित जनजाति के लिए कुछ पद और नौकरियां आरक्षित की है। वी हैव रिजर्वेशन जो पॉलिसी है हमारे यहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद आज आजादी के 60 से 70 वर्ष के बाद गुजर जाने के बाद भी हम उनको सामान्य लोगों के समान समर्थ नहीं बना पाएंगे। बिकॉज सर्टेन पीपल दे डोंट वांट कि देयर शुड बी द इक्वालिटी, बिकॉज दे विल लूज देयर पावर। इफ आई विल कोट इट हियर बिहार, if I will quote it here, Jharkhand area, if I can quote it here, certain states of the villages, जैसे हमारी 7 sister states को पहले बिल्कुल ही अलग रखा गया, तो ये पावर स्ट्रक्चर जो है, राजनीति शक्ति के जो सिद्धांत के ऊपर लोग अपने आप को लेकर चलते हैं, वो समानता ही बनाए रखना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी समर्था आज भी उनकी बाहरी परिस्थितियों, ब्राह्मणवादियों से काफी हद तक प्रभावित होती है। जटिल समानता, उपयुक्त न्याय के सिद्धांत का तर्क संगत विश्लेषण करते हुए बल्जर बड़े स्पष्ट शब्दों में उनकी आलोचना करता है। इस आलोचना का आधार है कि इस तथ्य में निर्धारित करता है कि चूंकि समाज का स्वरूप भिन्नताओं से भरा है, इसलिए समाज के लिए न्याय के कोई भी सार्वभौमिक न्याय नियम नहीं बनाए जा सकते। इसके अंदर कुछ चीजें मेरे को आपको और बतानी है। जस्टिस इस बात की व्याख्या करते हैं कि न्याय के नियम निर्धारित करने के लिए ये देखना जरूरी है कि नियम किस समुदाय विशेष के लिए आवश्यक है, उनमें कौन कौन से मूल्य और मान्यताएं प्रचलित हैं, और उनके सदस्य अपने संगठनों के किस तरह से न्याय के नियम निर्धारित करने के लिए देखना जरूरी है कि नियम किस समुदाय विशेष के लिए आवश्यक है, उनमें कौन कौन से मूल्य और मान्यताएं प्रचलित है, और उनके सदस्य अपने संगठनों से किस प्रकार की आशाएं रखते हैं। इन सबकी जानकारी के आधार पर ही सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक वस्तुओं के वितरण के लिए विभिन्न भिन्न मानदंड निर्धारित करने चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए भिन्न भिन्न नियम बनाने पड़ेंगे। आगे जो समानता को, आपको सकारात्मक कार्रवाई के ऊपर जो समकालीन विषय में अवसर की समानता की बात की जा रही है, लेकिन इसके बाद पंचदिज्ञा है कि इसमें समाज में विद्यमान सकारात्मक कार्रवाई पर भी ध्यान
दिया जाता है उन लोगों को जिन्हें जाति पद सोपान या किसी व्यक्ति व्यवस्थित भेदभाव के कारण समान सामाजिक स्तर पर वंचित किया गया है, विशेष अवसर दिए जाते हैं ताकि वे सही अर्थों में अवसर की समानता के आदर्श को प्राप्त कर सके। इसका एक उदाहरण हम इस प्रकार देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्यादातर गोरे लोग कई दशकों से कानूनी मान्यता या सामाजिक रीति रिवाजों के कारण विशेष सामाजिक स्तर को प्राप्त किए हुए हैं तथा काले लोगों को दासता का शिकार रहना पड़ता है। ये आपने अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर भी देखा है कि ओबामा जब तक प्रेसिडेंट रहे तो उनको व्हाइट का समर्थन कम था, आगे प्राय गोरे सामान्य रूप। अब कल्पना करें कि औपचारिक अवसर की समानता के आदर्श को लागू किया जाए और मेरिट को इसका आधार बनाया जाए तो सभी पद और दर्जे गोरे लोगों के पास जाएंगे। अतः इस संदर्भ में सही सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कुछ विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता है जिसके लिए काले लोगों को अवसर की उचित समानता मिले। That is very true. Still, America is suffering with the problem of black and white natives there, and they have a still inequality between them. They are not equally behaved. The law is not equally behaving with them. They are not getting the equal opportunity. Certain cities where they are having with their potential, they are doing, वो लोग कर रहे हैं, मगर आज भी पूरे विश्व में ये असमानता भेद के रंग के आधार पर भेद उनसे किया जाता है। इवन मैं अगर कहूं तो परिवारों में अभी भी जो बच्चा देखने में उस सुंदर है जहां उसकी शरीर का जो रंग है वो गोरा है और दूसरे का ब्रिटिश है, गेरुआ रंग है, तो उनमें भी आपस में भेदभाव किए जाते हैं। तो अगर हम कहें कि समानता पूर्ण तौर पर लोगों के मन भाव में आ गई है तो ये चीज नहीं है। सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम को हम इस आधार पर न्यायोचित ठहरा सकते हैं कि इतिहास में इन लोगों के साथ किसी ना किसी आधार पर शोषण किया गया है और इस आरक्षण या कोटा अवस्था से सही और व्यावहारिक रूप से अवसर की समानता के विचार को स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही इस विचार को नैतिकता के आधार पर भी न्योचित ठहराया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम जहां व्यवस्था अवसर की उचित समानता के आदर्श को स्थापित करती है। हालांकि अवसर की समानता का औपचारिक विचार इसको मान्यता नहीं देता क्योंकि ये कुछ निश्चित आवश्यकताओं बिना किसी रंग, जाति, लिंग, धर्म या नस्ल पर जोर देता है। किसी नैतिकता के आधार पर इन आवश्यकताओं में छूट नहीं देता है। दूसरी ओर अवसर की उचित समानता का विचार सकारात्मक कार्रवाई की इजाजत देती है। सकारात्मक कार्रवाई क्रिया के माध्यम से समाज के पिछड़े वर्गों को इस तर्क पर विशेष सुविधा प्रदान की जाती है क्योंकि अतीत में इनके साथ अन्याय हुआ था। ये नीति आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पर दार्शनिक वाद विवाद, रॉल्स, डोविकन, सेन, वॉल्चर, ओसबाम तथा चर्चा का विषय बनी हुई है। इन सुविधाओं में प्रमुख है नौकरी, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, राजनीतिक क्षेत्र में सीटों का आरक्षण। इन सुविधाओं का लाभ उठाने वालों में समाज के निम्न वर्ग से संबंधित वर्ग जैसे पिछड़ी जाति, जनजाति, नारी समुदाय, अफ्रीकी अमेरिकी आदि है। वास्तव में ये सकारात्मक कार्रवाई संबंधी विचार एक परिणामवादी विचार है, ना कि समान प्रक्रियावादी। सकारात्मक कार्रवाई के लिए कुछ विद्वानों द्वारा समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है। मार्क लकेंजर ने इसमें विलोम भेदभाव कहा है। CL जैसे डिस्क्रिमिनेशन वर्ड जो है वो द वर्ड इज टेकिंग इट इज इन अ वेरी नेगेटिव मैनर, जहाँ किसी को जाति के आधार पर आप बोल नहीं सकते हैं। भारत में भी कई कानून पास किए गए हैं कि आप जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर आप किसी को कुछ भी किस तरह से, जैसे थर्ड जेंडर को मान्यता देना,
राइट, और जहाँ जेंडर के अनुसार पूरी दुनिया के अंदर कुछ कानून में बदलाव आया है। अवसर की समानता के राजनीतिक आदर्श के संबंध में ये कुछ निष्कर्ष है, आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। अवसर की समानता के राजनीतिक आदर्श के संबंध में समकालीन बहसों या विवादों का एक दूसरे के प्रति आलोचनात्मक व्यवहार देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत हम उपयोगितावादी सिद्धांत से करते हैं तथा जिसकी आलोचना करते हुए रॉल्स अपने अवसर की उचित समानता भेद मूलक सिद्धांत के रूप के सिद्धांत ने संसाधनों की समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि सेन उपयुक्त दोनों विचारकों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हुए सामर्थ्य के समतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इसके साथ ही बल्जर ने समानता के विचार की सरलता पर सवाल उठाते हुए जटिल समानता का विचार देकर रॉल्स के समान वितरण के सिद्धांत पर सवाल उठाए हैं। वास्तव में ऊपरी तौर से देखने पर हमें लगता है कि समानता के सिद्धांत की प्रत्येक विचारक ने बड़ी आलोचना प्रस्तुत की है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये सारे सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के सिद्धांत की कमियों को दूर करते पाए गए हैं। रॉल्स उपयोगितावादी सिद्धांत में कुछ संशोधन करके अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। दूसरी तरफ रॉल्स के सिद्धांत की कमियों को डॉवकिन द्वारा पूरा करते हुए दिखाया देता है। इन दोनों की कमियों को कुछ सीमा तक अमर्त्य सेन ने अपने सामर्थ्य सिद्धांत के दर्शाने का प्रयास किया। अतः उपयुक्त ऊपर लिखे गए विश्लेषण में हमें यह पता चल पाता है कि किस प्रकार के समकालीन उदारवादियों ने एक दूसरे के सिद्धांत को मान्यता देते हुए एक पूंजीवादी समाज की विकल्प के रूप में स्वीकार किया है। अब आगे आपका यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, राइट? आप सवाल पूछ सकते हैं, आपके पास समय है। और एक दो चीजें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। जहां पर हम लोग बात करते हैं विपरीत भेदभाव से संबंधित विवाद की, यहां पर मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहती हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका में समानता के सिद्धांत से जुड़े हुए विवाद के अंतर्गत विपरीत भेदभाव का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। इसका मुख्य मुद्दा यह था कि जब किन्हीं वंचित समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जाती है, अर्थात जब नौकरियों या उच्च शिक्षा के अवसरों की आवंटन में उनके साथ व्यवस्था की जाती है, तो इसमें अन्य समूहों के प्रति भेदभाव निहित होता है। यह तर्क दिया जाता है कि यदि समानता का अर्थ भेदभाव का निराकरण, रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, तो समानता के नाम पर पुराने भेदभाव को विपरीत दिशा में मोड़ देने का कोई औचित्य नहीं है। क्यों अश्वेत जातियों और स्त्रियों को नौकरियों और उच्च शिक्षा के दुर्लभ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय, विशेषता चिकित्सा और कानून के क्षेत्र में इसके लिए वरीयता दी जाए, क्योंकि अतीत में उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिल पाया है। अगर आप देखें, अगर मैं अमेरिका का यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दूं, तो अभी तक जितना भी वहां पे राष्ट्रपति बने हैं, उनमें से अभी तक कोई भी नारी जो है वो राष्ट्रपति अभी तक कोई भी नहीं बनी है। द कंट्री हु इज गिविंग, कि हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े समानता के उपासक हैं, जहां समानता को मानते हैं, हम किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, तो कुछ सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कुछ ऐसे देशों के लिए कि वो कभी भी इन चीजों को मान्यता अभी तक नहीं दे पाए हैं। नाउ यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। सो
there is a time where I can give you the answer. मैं आपके प्रश्नों के आंसर जहां क्वारीज दे सकूं. Why we need equality? हमारे को समानता क्यों चाहिए? अगर समानता नहीं होगी तो you will find the more discriminations in the social structure and the political structure, economic structure. So the state has to give you the equality. If the equality will be not there, there will be more violence in the society and the state. How does then what is the role of the state there? Okay, ji, thank you so much.